सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का आज की इस क्लास में हम लोग 6 चैप्टर डिस्कस करेंगे। और इस 6 चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों कि चैप्टर का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एंड रिटन बाय, यानी जिसके द्वारा लिखा गया है। ये आपको वैसे भी नोटिस करके ही रखना होता है, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू बनता है आपके एग्जाम में। तो राइटर का नाम जरूर पूछते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ओके, तो इस क्लास में बच्चों हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, मतलब कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, ताकि जब इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसा भी क्वेश्चन बन के आएगा, आप आसानी से उनको कर लेंगे। बच्चों, आज तक की सप्लीमेंट्री में सबसे ज्यादा ये बच्चों को टफ लगने वाला चैप्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आप जो है इसे एक बार समझिएगा। इस चैप्टर को एक बार समझने के बाद जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जरूर एक बार इस चैप्टर को प्रयास करिएगा समझने का। यह स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए ग्रेट साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक के बारे में है, जिसका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। तो क्या है बच्चों कि ये इस चैप्टर में ना ये इंटरेस्टिंग स्टडी है कि रिचर्ड एच एब्राइट साइंटिस्ट कैसे बने, मतलब वो एक वैज्ञानिक कैसे बने। ये पूरा जो है सफर इस चैप्टर में बताया गया है कि बचपन से उन्हें किन चीज़ों की शौक थी और किस चीज़ों में वो रुचि रखते थे, कौन सी इनकी आदतें थी, ये सभी इस चैप्टर में बताया गया है। तो क्या है बच्चों कि इनकी बचपन से ये जो जिज्ञासा थी और नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा थी, तो इसने ही इन्हें क्या बनाया? सफल बनाया। तो क्या था कि बचपन में ये कौन बच्चों? रिचर्ड एच एब्राइट। बचपन में ये जैसे तितलियों को कलेक्ट करना, मतलब बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, रॉक फॉसिल्स को कलेक्ट करना, और उसके साथ साथ में जैसे कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स को भी कलेक्ट करना, ये इनकी आदतें थी। तो इनकी आदतें ये ऐसी थी बच्चों, है ना। तो ये क्या करते थे? इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते थे, और क्या था कि न्यू थिंग्स को जानने का भी इनके अंदर बहुत ही बड़ा क्या था? शौक था। तो इनकी ये जो क्यूरियोसिटी थी और जो है विल टू विन थी, मतलब जीतने की जो इच्छा थी, इसने ही इन्हें क्या बनाया? सफल बनाया। और क्या है बच्चों कि फिर इन्होंने आगे चल करके क्या किया कि बटरफ्लाइज की स्टडी पर, मतलब तितलियों के अध्ययन पर इन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च शुरू किया। जैसे आगे जाकर के ये क्या हुए? सफल हुए, और इन्होंने अपना मतलब पूरा क्या है? पूरा प्रयास किया एक मतलब अच्छे वैज्ञानिक बनने में। तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ताकि जो है आपके एग्जाम में जब भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आप आसानी से उसका आंसर कर लेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जान लेते हैं कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो क्या है बच्चों, देखिए, फर्स्ट तो हम लोगों ने बात किया, जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है? रिचर्ड एच एब्राइट। तो क्या है? ग्रेट साइंटिस्ट हैं, और ये भी बताया गया कि बचपन में कैसे इन्हें हर एक नई चीज़ को जानने की इच्छा थी, है ना, और किस प्रकार से इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जीतने की इच्छा थी, और ये तितलियों को कलेक्ट करते थे, और रॉक्स फॉसिल्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे, कॉइन्स को कलेक्ट करते थे। तो ये इनकी रुचि थी। और सेकंड कैरेक्टर में बताया गया बच्चों रिचर्ड्स मदर। ये जो रिचर्ड एच एब्राइट साइंटिस्ट थे, इनकी मदर के बारे में बताया गया है कि बचपन में ही ये जब तीसरी कक्षा में थे तो इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद एकमात्र जो है इनकी जो कंपेनियन होती हैं, वो कौन होती हैं बच्चों? ये इनकी मदर होती हैं। किसकी? रिचर्ड एच एब्राइट की, जो कि पूरी केयर करती हैं, प्रयास करती हैं कि हर एक चीज़ को इनको जो है इसके सामने दिखाया जाए इनको, और ये इनको ट्रिप पर भी ले जाया करती थी, ताकि जो है रिचर्ड एच एब्राइट जो है नई नई चीज़ों को देखें और उससे क्या करें? नॉलेज भी वो आए उनके अंदर। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा ये चैप्टर में दिया है। फिर उसके बाद है बच्चों जो अगला हमारा कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। ये कौन थे? इनके ही द्वारा इन्हें क्या गाइडेंस मिलता है? किसको बच्चों? रिचर्ड एच एब्राइट को, है ना, जो साइंटिस्ट हैं इस चैप्टर में। तो ये भी एक साइंटिस्ट ही है बच्चों, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। लेकिन इनके द्वारा जो है रिचर्ड यानी एब्राइट जो है साइंटिस्ट, उनको क्या मिलता है? गाइडेंस मिलता है, गाइडेंस मिलता है, और उनके ही मतलब कहे अनुसार ये जो है आगे बढ़ते हैं। कौन बच्चों? एब्राइट। ओके, फिर अगला जो है बच्चों रिचर्ड ए वेहरर। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है ये क्या होते हैं कि ये एब्राइट के टीचर होते हैं, और काफ़ी इन्हें सपोर्ट करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, मतलब इनकी प्रशंसा करते हैं, और क्या करते हैं? पूरा प्रयास करते हैं उनको
आगे बढ़ाने में, ठीक है, उनका क्या होता है, अच्छा योगदान होता है इब्राइट के साथ में। तो ये 4 बच्चों कैरेक्टर, एक तो हो गया इब्राइट, सेकंड हो गई इब्राइट की माता जी, है ना, और अगला जो है डॉक्टर फेडरिके ऑरकहार्ट, ये भी साइंटिस्ट होते हैं, यही अपना गाइडेंस देते हैं किसको बच्चों, इब्राइट को। और जो है रिचर्ड ए वेहरर, ये टीचर होते हैं और काफी प्रशंसा भी करते हैं इब्राइट की। तो इतनी बातें क्लियर है बच्चों। तो हमें भी ऐसा लगा कि शायद बच्चे ऐसा मानते हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर में सभी चैप्टर में ये जो है बच्चों को टफ लगने वाला चैप्टर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। एक बार आप प्रयास करिएगा पूरे चैप्टर को समझने का, हमारे द्वारा भी अच्छा प्रयास ही होगा कि जो है आपको हर एक चीज बताई जाए, ताकि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आता है आप जो है उससे उसका आंसर कर पाएंगे। क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड बच्चों आपके एग्जाम में कम से कम 5 MCQs आते हैं, कम से कम नहीं 5 ही आते हैं, ठीक है। तो क्या है कि तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको देखिए इमेज में दिख रहा है बच्चों, ये साइंटिस्ट है और इनका नाम क्या है बच्चों, रिचर्ड एच इब्राइट, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग में हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, हर एक चीज को प्रयास करेंगे कि बहुत ही अच्छे से उसको समझा जाए। रिचर्ड सक्सेस एट यंग एज, मतलब रिचर्ड की जो कम उम्र में है ना, यंग एज मतलब उसकी कम उम्र में सफलता, किसकी बच्चों, रिचर्ड की। रिचर्ड एच इब्राइट की कम उम्र में ही सफलता, मतलब कैसे उन्हें कम उम्र में ही सफलता मिली, तो सबसे पहले इस चीज को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से चैप्टर है स्टार्ट है आपकी बुक में। क्या है बच्चों, तो इतनी बात आपको क्लियर है कि रिचर्ड की कम उम्र में ही उनकी सफलता। तो देखिए द आर्टिकल ऑफ रिचर्ड एच इब्राइट एंड हिज फ्रेंड वाज पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। मतलब द आर्टिकल जो लेख था रिचर्ड एच इब्राइट का, रिचर्ड एच इब्राइट का लेख, और जो उनके मित्र, किसके बच्चों, इब्राइट के मित्र, देखिए नाम थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हर वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, आप इब्राइट, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। तो इब्राइट के जो मित्र थे, यानी कि इब्राइट और उनके मित्र का जो लेख था ये पब्लिश्ड हुआ, मतलब प्रकाशित हुआ था इन द साइंटिफिक जर्नल, मतलब एक वैज्ञानिक किसमें, जर्नल में, और जिसका नाम क्या था बच्चों, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। इसमें क्या हुआ कि इनका जो लेख था, मतलब वैज्ञानिक जर्नल, ये जो पत्र था इनका, तो ये पब्लिश्ड हुआ था, किसका बच्चों, इब्राइट का और इनके मित्र का। तो किस साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित हुआ था, इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, इतनी बात क्लियर है। फिर आगे क्या है, he was only 22 years old at the time, मतलब उस समय पर he was only 22 years, मतलब वो मात्र कितने साल के थे बच्चों, 22 years यानी 22 साल के थे। उस समय वो क्या थे, 22 साल के थे, लगभग 22 साल के थे, जब इब्राइट का और उनके मित्र का पहला जो क्या था, लेख था, मतलब लेख था, आर्टिकल था, वो क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। किसमें, नाम क्या है बच्चों, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। उस समय पर वो केवल 22 वर्ष के थे, कौन, इब्राइट, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द रिसर्च वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट वॉज पब्लिश्ड। उस समय क्या था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मतलब ऐसा समय था कि दैट की द रिसर्च वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कि कॉलेज के स्टूडेंट पर रिसर्च वर्क पब्लिश्ड हुआ था, मतलब प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आई बच्चों। तो यहाँ पर बोला गया है कि रिचर्ड एच इब्राइट कितनी कम उम्र में ही इनका जो आर्टिकल था वो प्रकाशित हुआ था, इनका और इनके मित्र का, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। देखिए क्या है बच्चों कि हम लोग शॉर्ट में प्रयास करेंगे, लेकिन जितनी भी लाइंस होंगी आपके सामने आएंगी वो सभी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जरूर जो है ध्यान से देखना है। फिर क्या है, सेकंड हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि कम उम्र में उनकी सफलता, तो लगभग वो 22 वर्ष के थे जब उनका आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। अब बात करेंगे रिचर्ड चाइल्डहुड एंड हिज मदर, मतलब रिचर्ड के बचपन के बारे में और क्या है उनकी मदर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि उनका बचपन कैसा था, उनकी मदर का उनके साथ में मतलब कैसा रिलेशन था, कि मतलब कितना उन्होंने उसे सपोर्ट किया, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, रिचर्ड ये शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, रिचर्ड एच इब्राइट, ठीक है। तो यहाँ पर इब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब जो रिचर्ड
एच ब्राइट थे, ये अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे, ठीक है, एकमात्र उनकी क्या थे, अल- अ, संतान थे, ठीक है, चाइल्ड। अब देखिए बच्चों, बस प्रयास करिएगा समझने का, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है कि रिचर्ड वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे, रिचर्ड एच ब्राइट। दे लिव्ड इन पेंसिल्वेनिया, ये जरूर नाम ध्यान में रखिएगा, पेंसिल्वेनिया के ये रहने वाले थे, जो कि कहाँ था बच्चों, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, तो वहां पर पेंसिल्वेनिया में ये रहते थे, ये भी नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में आएगा ऐसे करके क्वेश्चन कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थे, जो कि यूएसए में था, ठीक है। एज देयर वाज नो स्कोप फॉर प्लेइंग फुटबॉल, वहां पर कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं था, फुटबॉल खेलने का कोई स्कोप नहीं था, और बेसबॉल का भी नहीं था, ठीक है, बेसबॉल और फुटबॉल खेलने का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था वहाँ पर। तो ही डेवलप्ड द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स, तो उन्होंने जो है अपनी आदत को विकसित कर लिया है ना, अपनी हैबिट को, हैबिट मतलब आदत, और डेवलप मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेवलप्ड का अर्थ होगा बच्चों कि विकसित कर लिया, ठीक है। सच एज रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, मतलब क्या है कि वहाँ पर इतना फुटबॉल और बेसबॉल वगैरह का इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब वहाँ पर क्या नहीं था, स्कोप नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कौन सी आदतों को विकसित कर लिया कि जैसे रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स को कलेक्ट करने की आदतों को विकसित कर लिया, मतलब ये इन्हें क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, और बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट करने की आदतों को क्या कर लिया, उसमें ऐड कर लिया, विकसित कर लिया। ही ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और फिर उन्होंने क्या किया कि इसमें भी रुचि दिखाई, किसमें बच्चों, साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी समझते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने अपनी रुचि दिखाई, मतलब तारों को भी ऐसे चैप्टर में बताया गया है कि वो रात में ना तारे ही देख रहे हैं तो लगातार उनको ही देखा करते थे, ऐसे चैप्टर में बताया गया, किसके द्वारा बच्चों, ये इब्राइट के द्वारा, कि अगर वो तारों को देख रहे हैं तो उनको ही देखा करते थे, मतलब उसी में अपना पूरा उनका जो मतलब वो क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन था, वो पूरा उसमें दिखाया था उसमें, ठीक है। ऑल्सो लव्ड टू गेज एट द स्टार ऑल नाइट, वही जो अभी हम कह रहे थे ना कि जो है ऑल्सो लव्ड, और मतलब उन्हें यह भी पसंद था, गेज, गेज का अर्थ होता है बच्चों ऐसे घूरना, लगातार देखना, किसी चीज को लगातार देखना, ठीक है, तो गेज क्या होगा, घूरना। एट द स्टार्स ऑल नाइट, वो पूरी रात जो है तारों को ही देखते रहते थे, वही बात जो अभी पहले बोला, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। तो वो कहाँ के रहने वाले थे, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थे, जो कि यूएस में था, वहाँ फुटबॉल और बेसबॉल का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो उन्होंने अपनी कौन सी आदतों को विकसित कर लिया कि जैसे ये फॉसिल्स, रॉक फॉसिल्स वगैरह या कॉइन्स को क्या करना, कलेक्ट करने की आदतों को विकसित कर लिया। और फिर क्या था कि इसमें ये बताया गया है कि ये मतलब ये भी पसंद करते थे कि रात भर से तारों को देखना, उनमें कुछ मतलब नया खोजना, इसके लिए वो क्या थे, मतलब वो उन्हें पसंद करते थे। रिचर्ड लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड, मतलब जब वो 3rd क्लास में थे, 3rd ग्रेड क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि मतलब जब 3री कक्षा में थे, तभी उन्होंने अपने पिताजी को क्या कर दिया था, खो दिया था, मतलब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, मतलब इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। फिर उसके बाद क्या है कि हिज मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो इनकी माता जी के द्वारा इनका सीखने में जो है इन्हें क्या किया, इनकी माता जी ने इन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, इनकरेज्ड किया, ठीक है, और उसमें रुचि भी जगाई, ठीक है। इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब हर नई नई चीज़ों को सीखने में उनके अंदर रुचि को जागृत किया, किसने बच्चों, इनकी मदर ने, ठीक है। तो पिताजी का देहांत होने के बाद, बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो मदर मतलब माता जी के द्वारा ही इनका पूरा क्या किया गया, हर एक चीज़ को सीखने में इनकी रुचि जगाई गई, ठीक है। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स मतलब यात्राओं पर ले जाया करती थी, कौन, इनकी माताजी। बॉट हिम टेलीस्कोप, और इन्हें जैसे टेलीस्कोप, दूरबीन बोलते हैं ना, ये भी उन्हें क्या खरीद के दिया। और माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, तो वो भी इन्हें खरीद के दिया। कैमरास है ना, कैमरा को भी खरीद के दिया इन्होंने। माउंटेनिंग मटेरियल्स, और जो ये माउंटेनिंग मटेरियल्स होते हैं ना, उन्हें भी खरीदा। एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स, और भी अन्य जो उपकरण थे इन्होंने उन्हें खरीद के दिया। तो पिताजी के देहांत के बाद माताजी ने इन्हें क्या किया, इनकरेज किया,
और ये इन्हें यात्राओं पर भी ले जाया करती थी। वहाँ पर इन्होंने इन्हें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, है ना, और माउंटेनिंग मटेरियल्स जो होते हैं और भी कई सारे उपकरण इन्हें खरीद के देती थी कि ताकि जब नई नई चीज़ों को देखेंगे तो क्या करेंगे कि सीख सकेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या है बच्चों, अगला चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं, यहाँ अगले पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बस, लेकिन लास्ट तक जरूर प्रयास करिएगा कि एक बार अगर अच्छे से आपने चैप्टर को समझ लिया बच्चों तो यकीन मानिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपके सामने। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता होती है। आप लोग ना थोड़ी सी ही देर में बोर भी बहुत जल्दी होने लगते हैं, जो कि अब लास्ट में चल करके आप लोग के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि जरा सा 4-5 लाइनें पढ़ी नहीं उसके बाद बोरिंग पहले आने लगता है, मुंह फैलने लगता है और उठ के जाने का मन करने लगता है। तो यही आपको जो है आगे चल के जो है पतन की ओर ले जाता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए बच्चों, थोड़ा सा अपने आप को मजबूरी में बिठाइए, मतलब कंसंट्रेट करिए, ताकि अगर किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़ने बैठे हैं तो उसको पूरा प्रयास करिए समझने का, क्योंकि अगर एक बार उसको पूरा नहीं समझेंगे तो फिर अधूरा ज्ञान रहेगा आपका। तो ताकि उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कम से कम उसका आंसर तो कर पाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ थे कि आप थर्ड पॉइंट पे आए हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा कि कम एज में कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, कि मतलब एब्राइट का और उनके मित्र का वो जो आर्टिकल था वो प्रकाशित हुआ, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि उनके बचपन के बारे में कैसे उनकी मदर ने उन्हें इनकरेज किया और उन्हें यात्राओं पर ले जाया करती थी और नई नई चीज़ें भी खरीद के दिया करती थी। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि जो है रिचर्ड रीड्स द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 बुक्स। अब जो है रिचर्ड यानी जो एब्राइट थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये मतलब पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं बच्चों, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक। ये इनकी मदर के द्वारा इन्हें दी जाती है बुक। ठीक है, जब धीरे धीरे इन्हें बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की रुचि खत्म होने लगती है तो इनकी मदर के द्वारा इन्हें ये पुस्तक गिफ्ट के रूप में दी जाती है। तो क्या है बच्चों, अभी देखते हैं हम लोग। तो ये पुस्तक का नाम है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 बुक। अगर हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलेंगे, सम्राट की 10 यात्राएं, शायद ऐसा, लेकिन इससे अभी कोई मतलब नहीं है आपको हिंदी में। ये बुक आप जरूर इंग्लिश की ध्यान में रखिएगा, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। ओके, चलिए क्या है इसमें। तो रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाइज सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड, मतलब वो अपने शुरुआती बचपन के ही दिनों से जो है तितलियों में उसे क्या थी, रुचि थी। किससे बच्चों, रिचर्ड को, रिचर्ड एच एब्राइट को बचपन से ही तितलियों में क्या थी, रुचि थी, इंटरेस्ट था, है ना। व्हेन ही वाज इन सेकंड ग्रेड, ग्रेड का अर्थ होगा यहाँ पर क्लास, कक्षा। ओके, जब वो दूसरी कक्षा में थे, मतलब सेकंड क्लास में थे, ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज, उन्होंने 25 प्रजातियों को कलेक्ट किया था, मतलब एकत्रित किया था, किसकी, बटरफ्लाइज की, ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, मतलब उनके होम टाउन, मतलब घर के आसपास में जितनी बटरफ्लाइज थी उनको उन्होंने कलेक्ट किया था। और कम से कम बटरफ्लाइज की कितनी स्पीसीज थी, मतलब कितनी प्रजातियां थी, तो 25 प्रजातियों को उन्होंने कलेक्ट किया था। किसने बच्चों, एब्राइट ने, मतलब अपने होम टाउन, घर के आसपास से उन्होंने इतनी प्रजातियों को कलेक्ट किया था, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर क्या था, शौक था दूसरी कक्षा से। His interest would have ended, अब जो उनका इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी, would have ended, अब जो क्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। ठीक है, बट लेकिन his mother गिफ्ट him to the book, लेकिन फिर उनकी माता जी ने उन्हें उपहार के रूप में एक पुस्तक दिया, और उस पुस्तक का नाम क्या था, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। उस पुस्तक का क्या नाम था, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये पुस्तक उन्हें गिफ्ट के रूप में थी, मतलब ये क्या करते थे कि बटरफ्लाइज में इनकी रुचि थी और ये उन्हें कलेक्ट करते थे। कम से कम 25 प्रजातियों को इन्होंने कलेक्ट किया था, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी रुचि खत्म होने लगी थी। तो इनकी मदर ने इन्हें क्या किया, इनकरेज किया, और उसके बाद क्या किया कि एक बुक जो है उनको गिफ्ट की, और इस बुक का नाम क्या था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। आपको इमेज में दिख रही है ये पुस्तक। ठीक है बच्चों, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 बटरफ्लाई से ही रिलेटेड थी। तो इसमें अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों कि जब हाँ उन्होंने दिया, ओके, किसी, उनकी माताजी ने। अब क्या है जो हमारा यहाँ पर अगला है, पेन सेलेक्ट कर, फोर्थ टॉपिक क्या है। तो सेकंड में हम लोगों ने देखा कि जब उनकी माताजी उनको बुक क्या देती हैं, गिफ्ट के रूप में। टैगिंग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, रिसर्च मतलब रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए अब बटरफ्लाइज को उन्होंने क्या करना शुरू किया, टैगिंग करना शुरू किया।
टैगिंग करना मतलब कैसे टैगिंग किया, अभी ये हम लोग तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ते आए उतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले देखा कि कम उम्र में कैसे ही उन्होंने वो किया, फिर उसके बाद उनका बचपन कैसा था, उनकी माताजी ने उन्हें कैसे इनकरेज किया, फिर उन्हें बचपन से ही तितलियों को भी कलेक्ट करने का शौक था। फिर धीरे धीरे जब उनकी रुचि खत्म होने लगी तो माताजी ने उन्हें क्या किया, एक गिफ्ट के रूप में बुक दिया उन्हें, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, है ना, ये इनकी बुक का नाम था। अब क्या है कि अब ये धीरे धीरे बटरफ्लाइज को टैगिंग करना शुरू करते हैं। कैसे, देखिए, एट द एंड ऑफ द बुक, पुस्तक के अंत में, रिचर्ड फाउंड एन इनविटेशन फॉर स्टडीइंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। पुस्तक के अंत में रिचर्ड ने पाया कि बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के लिए, है ना, माइग्रेशन मतलब समझते हैं, उनके प्रवास के लिए, जो तितलियों का प्रवास था, उनके अध्ययन के लिए उन्हें क्या मिला था, इनविटेशन मिला, मतलब निमंत्रण मिला। तो पुस्तक के अंत में जो है बटरफ्लाइज के प्रवास के लिए उन्हें इनविटेशन मिला। अभी आगे क्या है कि रीडर्स वर टोल्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अब सुनिएगा ध्यान से, यानी कि सबसे पहले क्या था कि बुक के अंत में उन्हें तितलियों के प्रवास के लिए क्या मिला, एक निमंत्रण मिला, उनके माइग्रेशन के अध्ययन के लिए उन्हें निमंत्रण मिला। फिर उसके बाद है कि कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के, है ना, कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय था, जहाँ के डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहर्ट के द्वारा, उनके द्वारा बटरफ्लाइज के रिसर्च के लिए उन्हें क्या करना बोला गया, टैग करने के लिए बोला गया। तो कनाडा के बच्चों, ये नाम जरूर सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहर्ट के द्वारा बटरफ्लाइज पर रिसर्च करने के लिए क्या बोला गया, उनको टैग करने के लिए, टैग करने के लिए बटरफ्लाइज को किसको टैग करने के लिए बोला गया, मतलब जो रीडर्स थे, जो मतलब पाठक थे, बुक को पढ़ने वाले थे, उन्हें क्या बोला गया कि बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए। किसके द्वारा बोला गया था, तो डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहर्ट के द्वारा बोला गया था। तो यहाँ पर देखिए कोई भी डाउट तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सून, जल्द ही रिचर्ड स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाई। तो जल्द ही क्या होता है कि रिचर्ड एच ब्राइट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया। वो जो मोनार्क बटरफ्लाई एक स्पीसीज ही है बच्चों, ठीक है, बटरफ्लाइज के, तितलियों की एक प्रजाति है मोनार्क, ठीक है। तो रिचर्ड एच ब्राइट ने क्या किया कि मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन इन हिज एरिया लास्टेड फॉर 6 वीक इन लेट समर। जो उनके एरिया का बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का सीजन था, वो क्या था, 6 वीक इन लेट समर, मतलब गर्मियों के आखिरी के जो है 6 हफ्ते होते थे जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का सीजन। आगे क्या बताया गया है, इट वॉज डिफिकल्ट टू चेस देम वन बाय वन, मतलब एक एक करके उनको पकड़ना ये क्या था, मुश्किल काम था, है ना। तो वही बताया गया कि इट वॉज डिफिकल्ट, ये कठिन था, मुश्किल था, चेस देम वन बाय वन, मतलब जैसे तितलियों को पकड़ना है, उनको इकट्ठा करना है, तो एक एक करके उनको पकड़ना मुश्किल काम था। तो उन्होंने क्या किया कि रिचर्ड, यानी जो साइंटिस्ट थे रिचर्ड एच ब्राइट, टू के डिसीजन, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया टू रेज अ स्टॉक ऑफ बटरफ्लाइज, कि उन्होंने सोचा कि क्या है, जो तितलियों का पूरा क्या करेंगे, झुंड को पकड़ेंगे, ताकि वो जल्दी उसको कलेक्ट कर पाए, है ना, बटरफ्लाइज को। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, तो उन्होंने क्या किया कि फीमेल यानी मादा मोनार्क को पकड़ा। He would catch फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग, तो उन्होंने ये मतलब डिसीजन लिया कि वो मादा मोनार्क को पकड़ेंगे, मतलब फीमेल मोनार्क को पकड़ेंगे और उसके अंडे को ले लेते हैं। वो पकड़ लेते हैं उसको और क्या किया कि उसके अंडों को ले लेते हैं। He studied their development from egg to, और फिर देखिए क्या किया कि जब उन्होंने फीमेल मोनार्क को उन्होंने मतलब वो पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उनके अंडों को ले लेते हैं, अंडों को लेने के बाद क्या किया, he studied, उन्होंने अध्ययन किया, मतलब उस पर उन्होंने क्या किया, स्टडी करी, their डेवलपमेंट, उनके विकास में उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, मतलब कैसे अंडे से कैटरपिलर, एंड कैटरपिलर टू प्यूपा, और फिर कैटरपिलर से कैसे प्यूपा बना, है ना, एंड टू एडल्ट बटरफ्लाई, और फिर एक वयस्क तितली कैसे बनी। मतलब उन्होंने देखा कि मतलब एग है, एग से कैटरपिलर, और फिर कैटरपिलर से प्यूपा कैसे बना, ठीक है, और फिर प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई,
मतलब जैसे लाइफ साइकिल होती है ना बटरफ्लाई की, तो फिर वो कैसे बनी, मतलब इसके बारे में उन्होंने क्या क्या स्टडी किया। तो लेकिन स्टडी करने के लिए किया क्या था उन्होंने फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते हैं वो, और उसके अंडे को ले लेते हैं। फिर उन्होंने ये साइकिल को क्या क्या स्टडी किया। फिर आगे क्या है, देन तब, क्योंकि ये पूरी जर्नी बताई जा रही है। अब देखो भाई, बचपन से उनको रुचि थी और आगे चल के वो महान साइंटिस्ट बनते हैं, तो कैसे बनते हैं वो बताया गया है ना। अब देखिए, ही वुड टैग देयर विंग्स, उन्होंने फिर उनके पंख को टैग करना शुरू किया, है ना, पंखों को क्या किया, टैग किया, एंड फ्री देम, और फिर क्या करते थे, उनको छोड़ देते थे, मतलब तितलियों को पकड़ के उनके जो पंख थे उनमें टैग कर देते थे। टैग करना मतलब समझते हैं, ऐसे कोई धागा वगैरह बांध देना, या जैसे कोई भी एक निशानी बना देना उसमें ना, तो वो उन्होंने क्या किया, टैग करना शुरू किया। हाउएवर, हालांकि ही स्टार्टेड लॉसिंग इंटरेस्ट इन बटरफ्लाई सून, और जल्द ही उन्हें जो तितलियों में उनका इंटरेस्ट था, मतलब जो रुचि थी उनकी, वो खोने लगी थी। अब खोने लगी थी तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड्स एंट्री इन द काउंटी साइंस फेयर। अब जो है, जो रिचर्ड थे, रिचर्ड्स एच एब्राइट, है ना, इनकी एंट्री मतलब इनका प्रवेश होता है काउंटी साइंस फेयर में। काउंटी मतलब जो देश के विज्ञान मेला होता है, देश का विज्ञान मेला होता है, वहां पर इनका प्रवेश कैसे होता है, क्या होता है, अभी देखते हैं। तो देखिए, रिचर्ड वॉज इन 7th ग्रेड, वो 7th क्लास में थे। When he realized, जब उन्होंने महसूस किया, वो ट्रू साइंस इज, कि मतलब वास्तविक विज्ञान क्या है। जब वो 7th क्लास में थे तब उन्होंने ये महसूस किया कि वास्तविक विज्ञान क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ही डिस्प्लेड हिज स्लाइड ऑफ फ्रॉग एट द काउंटी साइंस फेयर बट डिड नॉट विन एनी अवार्ड। क्या है कि उन्होंने डिस्प्ले किया, मतलब डिस्प्लेड मतलब दिखाया, ठीक है, शो किया, हिज स्लाइड ऑफ फ्रॉग। तो जो काउंटी साइंस फेयर था वहां पर इन्होंने अपने मेढक की स्लाइड को दिखाया। अब क्या किया था इन्होंने, जब मेढक की स्लाइड को दिखाया, एंड फिर क्या हुआ, बट डिड नॉट विन एनी अवार्ड, लेकिन इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला था, मतलब कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था। बस इन्होंने क्या किया था कि काउंटी साइंस फेयर में अपने फ्रॉग की स्लाइड को जो इन्होंने बनाया था वो इन्होंने दिखाया, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। He realized, तो इन्होंने महसूस किया, the winners in the fair had tried to do real experiment। तो जब देखिए उन्होंने फ्रॉग की स्लाइड को डिस्प्ले किया और जब इन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला, तो इन्होंने फिर ये एहसास किया, he realized, उन्होंने एहसास किया कि जो विनर्स हैं, विनर्स मतलब जो विजेता हैं, उन्होंने मतलब उस मेले में क्या किया था, ट्राइड मतलब प्रयास किया था, टू डू रियल एक्सपेरिमेंट मतलब वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने का उन्होंने प्रयास किया था। मतलब जो विनर थे, विजेता थे, उन्होंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये इन्होंने क्या किया, रियलाइज किया। आगे है, ही डिसाइडेड दैट, और फिर इन्होंने निश्चय किया, है ना, डिसाइड किया दैट कि नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल, ही वुड ऑल्सो डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, कि वो भी क्या करेंगे, अगले साल वो भी क्या करेंगे, रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब वास्तविक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि वो भी जो है विनर बन सके। तो ये यहाँ पर है कि जब वो काउंटी साइंस फेयर में गए थे तो इन्होंने साधारण अपनी फ्रॉग की स्लाइड को दिखाया वहाँ पर, जिसके लिए उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था। तो इन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि जो विजेता हैं उन्होंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट को दिखाया है। तो इन्होंने निश्चय किया कि अगले साल मैं भी ऐसा ही करूँगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ था फिर। अब देखिए, रिचर्ड्स 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जो उनके 8th क्लास मतलब जो 8वीं कक्षा का प्रोजेक्ट था, वो उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो वो 7th क्लास में थे और वो दिखाया गया कि जब उन्हें कोई भी प्राइज नहीं मिला था और फिर उन्होंने निश्चय किया था कि ये ऐसा करेंगे अगले साल। अब जब ये 8th क्लास में आते हैं तो देखिए, रिचर्ड्स 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब 8वीं कक्षा का उनका जो प्रोजेक्ट था, अब उसके बारे में बात करेंगे। फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसके मतलब अगले प्रोजेक्ट के लिए, ही रोट टू डॉक्टर ऑर्कहार्ट फॉर आइडियाज। वो उन्होंने क्या किया कि ही रोट टू डॉक्टर ऑर्कहार्ट फॉर आइडियाज, मतलब उनके विचारों के लिए उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ऑर्कहार्ट को मतलब उनके विचारों का अध्ययन किया। ठीक है, एंड रिसीव्ड मैनी सजेशन, और कई प्रकार के सुझाव को प्राप्त किया। तो वो क्या करते हैं कि उनके विचारों को लिखते हैं, ऑर्कहार्ट के विचारों को लिखते हैं। डॉक्टर ऑर्कहार्ट जो कि साइंटिस्ट थे, वही ने गाइड भी करते हैं, ठीक है, रिचर्ड को। तो क्या है कि उन्होंने उनके विचारों को लिखा और उनके द्वारा उन्होंने कई सारे सुझाव भी प्राप्त किए।
सून जल्द ही रिचर्ड अचीव्ड हिज फर्स्ट सक्सेस, और जल्द ही क्या हुआ कि रिचर्ड ने अपनी पहली सफलता को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, इन रिचर्ड्स एट्थ ग्रेड, मतलब उनकी 8वीं कक्षा की प्रोजेक्ट में ही हैड ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिसीज। तो जो 8वीं कक्षा का उनका प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने ये कारण जानने का प्रयास किया था कि वायरल डिसीज का कारण जानने का प्रयास किया था। मतलब जो 8वीं कक्षा का प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने वायरल डिसीज का कारण जानने का प्रयास किया था। ठीक है, दैट किल्स मोनार्क कैटरपिलर्स, जो कि मोनार्क कैटरपिलर्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इस वायरल डिसीज के बारे में इन्होंने प्रयास किया उसका कारण जानने का। ठीक है, अब देखिए रिचर्ड थॉट, उन्होंने सोचा, किसने, रिचर्ड एच ब्राइट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा दैट कि द डिसीज माइट बी कैरीड बाय ए बीटल। उन्होंने ऐसा सोचा कि जो डिसीज है, मतलब जो बीमारी है, माइट बी कैरीड बाय बीटल, बीटल के द्वारा ये जो है ये बीमारी लाई जा सकती है, कि मतलब ये बीटल के द्वारा ये बीमारी हो रही है। उन्होंने ऐसा सोचा, किसने, एब्राइट ने। ओके, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रयास किया, किसने, एब्राइट ने ट्राइड मतलब प्रयास किया, रेजिंग कैटरपिलर्स को रेज करने का, प्रेजेंस ऑफ बीटल्स मतलब बीटल्स की उपस्थिति में कैटरपिलर को रेज करने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर है लेकिन ही फेल्ड, लेकिन वो क्या हो गए, असफल हो गए। हाउएवर, हालांकि ही वॉन ए प्राइज इन द काउंटी फेयर, लेकिन हालांकि क्या हुआ था कि उन्होंने काउंटी फेयर में प्राइज जीता था अपने 8th क्लास की प्रोजेक्ट में। ओके, क्योंकि उन्होंने जो वायरल डिसीज थी उसका कारण जानने का प्रयास किया था। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कोई इमेज देखी थी क्या, नो, अब है। ठीक है, तो रिचर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन वायसरॉय बटरफ्लाईज। अभी तो हम लोग मोनार्क की बात कर रहे थे, वायसरॉय बटरफ्लाई पर उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होता है, मतलब जो 7वीं कक्षा की पहले बात करी। फिर 8th क्लास में अब जो है इनका जो अगला प्रोजेक्ट बनता है वो किस पर बनता है बच्चों, रिचर्ड नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन वायसरॉय बटरफ्लाईज, मतलब ये भी एक क्या है, स्पीसीज है, उनकी प्रजाति है बटरफ्लाई की। तो इस पर जो इनका प्रोजेक्ट बनता है अब वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, रिचर्ड्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब रिचर्ड का जो अगला प्रोजेक्ट था, टेस्टिंग द थेवरी मतलब इस सिद्धांत को जांचना था दैट की वायसरॉय बटरफ्लाईज कॉपीज मोनार्क बटरफ्लाई। मतलब जो उनका प्रोजेक्ट था वो इस चीज का मतलब जानने का ये प्रोजेक्ट था कि जो वायसरॉय बटरफ्लाईज होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं, मतलब नकल करती हैं। अच्छा, इमेज में आपको देखिए दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, पहले ये पढ़ने से पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है और ये कौन सी है, वायसरॉय है। तो क्या है, देखिए दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जब उनका वो प्रोजेक्ट होता है तो ऐसे बताया गया है कि जो वायसरॉय बटरफ्लाई होती हैं वो मोनार्क के जैसा मतलब कॉपी करती हैं। क्यों कॉपी करती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पक्षी जो है वो वायसरॉय बटरफ्लाई को ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, इसलिए ये इनके रूप में परिवर्तित होना चाहती हैं, कि मतलब इनका रूप धारण करना चाहती हैं मोनार्क बटरफ्लाईज का, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाईज को पक्षी नहीं खाते हैं। लेकिन कैसे क्या है वो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको इमेज में दिखाया गया है एक मोनार्क बटरफ्लाई और दूसरा वायसरॉय बटरफ्लाई, दोनों में देखिए खास डिफरेंस नहीं लग रहा है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो उनका प्रोजेक्ट था वो इस चीज को टेस्टिंग करने के लिए था कि जो वायसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं। ठीक है, वायसरॉय बटरफ्लाईज डू सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम बर्ड्स बट बर्ड्स डोंट लाइक टू ईट मोनार्क। अब देखिए क्या है कि वायसरॉय बटरफ्लाईज डू सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो वायसरॉय बटरफ्लाई ऐसा करती हैं खुद को बचाने के लिए, है ना, प्रोटेक्ट देमसेल्फ मतलब अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम बर्ड्स मतलब पक्षियों से अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती हैं। कौन, वायसरॉय बटरफ्लाई। बट लेकिन बर्ड्स डोंट लाइक टू ईट मोनार्क, क्योंकि जो मतलब बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाईज को खाना नहीं पसंद करते हैं। वाइल जबकि दे लाइक टू ईट वायसरॉय मतलब क्योंकि जो पक्षी हैं वो वायसरॉय बटरफ्लाई को खाना पसंद करते हैं। ही ऑल्सो फाउंड दैट, उन्होंने यह भी पाया कि ए बर्ड स्टार्लिंग का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्टार्लिंग मतलब होता है मैना पक्षी होता है ना, मैना पक्षी। तो देखिए ए बर्ड यानी एक पक्षी, जो कौन सी, स्टार्लिंग मतलब मैना पक्षी,
वुड ओनली ईट मोनार्क बटरफ्लाई, जो कि सिर्फ क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है, मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है। एंड नॉट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, ना कि कोई साधारण पक्षी भोजन को खाती है। कौन बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि एक पक्षी जो कि स्टारलिंग यानी मैना पक्षी, जो कि मोनार्क बटरफ्लाइज को ही खाता है, ना कि कोई भी साधारण पक्षी भोजन को खाता है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। अब जो ये इसका प्रोजेक्ट था, एब्राइट का ये जो प्रोजेक्ट था, कि उसने इसमें दिखाया था कि मोनार्क और वॉयसराय इन दोनों पर उस मतलब क्या किया था, उसने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें इस चीज को क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनका प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, मतलब जूलॉजी में ये पहले स्थान पर था इनका प्रोजेक्ट। एंड थर्ड इन ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर, और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर मतलब ये जो देश विज्ञान का मेला था, इसमें इसका तीसरा स्थान था। तो इसमें इनका तीसरा स्थान था, और जूलॉजी में इसका कौन सा था, प्रथम स्थान था इसके इस प्रोजेक्ट का। मतलब वॉयसराय बटरफ्लाइज ऐसा सोचती हैं कि मोनार्क को जो है पक्षी खाना नहीं पसंद करते हैं, तो वो उनके अनुसार अपना ये कलर चेंज करती हैं, मतलब वैसा ही रूप धारण करती हैं। जबकि इन्होंने ऐसा ही साबित किया कि जो है एक स्टारलिंग मैना पक्षी होता है जो कि मोनार्क बटरफ्लाइज को ही खाता है, जबकि वो कोई साधारण पक्षी भोजन नहीं करता है, ऐसा ये बताया गया। ठीक है, तो देखिए कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होगा आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि पूरे सप्लीमेंट्री चैप्टर में कुछ बच्चे ऐसा मानते होंगे कि ये सबसे ज्यादा टफ चैप्टर है, बिल्कुल ऐसा है नहीं। आप प्रयास करिए एक बार समझने का। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, यहाँ पर अगले टॉपिक की बात करी गई। कितना प्यारा सा ये चित्र यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे क्या है। तो देखिए, रिचर्ड्स डिस्कवरी ऑफ ए हार्मोन। अब जो है आगे क्या होता है कि जब उसने मोनार्क और वायसराय बटरफ्लाई का प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसने जूलॉजी में प्रथम स्थान और पूरे देश के विज्ञान मेले में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अब आगे क्या करता है वो, रिचर्ड्स डिस्कवरी ऑफ हार्मोन, मतलब हार्मोन के विषय में जो उसकी डिस्कवरी होती है, खोज होती है, कि मतलब उसने एक हार्मोन की खोज करी। कैसे देखते हैं, देखिए, इन हिज सेकेंड ईयर, अपने दूसरे वर्ष में ऑफ हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल के दूसरे साल में, रिचर्ड डिस्कवर्ड ए अननोन हार्मोन विच ऑल्सो लेड हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल। तो क्या है कि हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड डिस्कवर्ड, उसने एक मतलब खोज की, किसने, रिचर्ड एच एब्राइट ने डिस्कवर्ड मतलब खोज की, एन अननोन हार्मोन, एक मतलब अनजान हार्मोन की उसने क्या की, खोज की, विच जो कि ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, मतलब जो कि सेल यानी सेल की लाइफ यानी जीवन पर क्या था, एक नया सिद्धांत था, जिससे उसने क्या किया, लेड किया मतलब प्रकाशित किया। तो क्या यहाँ पर कि रिचर्ड ने एक अननोन मतलब अनजान हार्मोन की उसने क्या किया, खोज किया, जो कि कोशिकाओं के जीवन पर एक नया सिद्धांत उसने क्या किया, प्रकाशित किया। किसने बच्चों, रिचर्ड ने। ठीक है, अब कैसे किया, देखिए, बाय दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, मतलब जब वो मोनार्क और वायसराय का बनाता है उसके बाद इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखिए, हिज पर्पस वाज टू नो, उसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, यह जानना था, द रीजन बिहाइंड द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा, मतलब जो मोनार्क प्यूपा होता है, प्यूपा ये आपको दिख रहा है ना, ये प्यूपा है बच्चों। ठीक है, तो उसने इस कारण को जानने की कोशिश की। देखिए वही लिखा है, हिज पर्पस वाज टू नो, मतलब उसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, यह जानना था कि रीजन बिहाइंड द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट, मतलब जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट थे, उनके पीछे का कारण क्या है। जो प्यूपा में दिख रहे हैं ना आपको, देखिए छोटे छोटे 12 टाइनी स्पॉट, ये ठीक है, 12 टाइनी स्पॉट ये येलो कलर के। हाँ, तो इनके पीछे का कारण क्या है, ये ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि सुंदरता के लिए है, दिखावटी के लिए है, कि मतलब ताकि देखने में ये सुंदर लगे ऐसा, लेकिन नहीं, रिचर्ड ने इसके पीछे का कारण खोजा। अभी देखिए क्या है कि वो जानना चाहते थे कि ये 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट के पीछे का कारण क्या है। तो रिचर्ड अलोंग विथ अनदर साइंस स्टूडेंट, उन्होंने एक अनदर मतलब विज्ञान के
विद्यार्थी के साथ में मिल करके बिल्ड ए डिवाइस, एक ऐसे उपकरण को बनाया विच शोड, मतलब जो कि दिखाती है दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, कि मतलब जो स्पॉट्स हैं, ये 12 टाइनी स्पॉट्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये मिलकर के क्या करते हैं, एक हार्मोन को, एक नेसेसरी मतलब आवश्यक हार्मोन को प्रोड्यूसिंग करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं मतलब बनाते हैं, ठीक है, नेसेसरी जो कि क्या होता है, आवश्यक, फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जो कि तितलियों के फुल मतलब पूर्ण विकास में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो उन्होंने एक अन्य विद्यार्थी के साथ में मिलकर के ये एक मतलब ऐसी डिवाइस बनाई जिससे ये पता चला कि ये जो 12 टाइनी स्पॉट होते हैं ये बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट में मतलब तितली के पूर्ण विकास में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो बताया कि एक प्रकार के क्या है, हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इतनी यहाँ पर देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगले प्रोजेक्ट में इन्होंने यही बताया था, थोड़ा सा भी और होगा इसी में, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अभी क्या है कि दिस प्रोजेक्ट वॉन रिचर्ड फर्स्ट प्लेस इन काउंटी साइंस फेयर। अब इस प्रोजेक्ट ने जो है उन्हें काउंटी साइंस फेयर में प्रथम स्थान दिलाया था। जब उन्होंने वायसराय और मोनार्क बटरफ्लाईज पे स्टडी मतलब उस पे प्रोजेक्ट जब बनाया था, तब उन्हें क्या मिला था कि जूलॉजी में प्रथम स्थान और काउंटी साइंस फेयर में उन्हें तीसरा स्थान मिला था। लेकिन जब उन्होंने मोनार्क प्यूपा पर, जब ये 12 टाइनी स्पॉट के बारे में जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो इन्हें काउंटी साइंस में, जो कंट्री साइंस फेयर था, उसमें इन्हें फर्स्ट प्लेस मिला था, ठीक है। तो ही ऑल्सो गॉट एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ही ऑल्सो गॉट एंट्री, तो फिर उन्होंने यह भी मतलब प्रवेश किया था, ठीक है, इनटू द इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भी फिर उन्होंने क्या किया था, प्रवेश किया। फिर क्या है, देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी एंड ऑल्सो गॉट ए चांस टू, फिर देखिए ही वॉन, उन्होंने जीता थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जूलॉजी में तीसरा स्थान, एंड ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क एट द एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ड्यूरिंग समर। फिर मतलब क्या था कि जूलॉजी में उन्होंने तीसरा स्थान, और ड्यूरिंग समर मतलब गर्मियों के दौरान उन्होंने वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट रिसर्च में के मतलब एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी, एंटोमोलॉजी का देखिए ये जो लिखा हुआ है बच्चों, इसको देखिए, ये एंटोमोलॉजी, मैं कलर चेंज करना चाह रही थी, हाँ, एंटोमोलॉजी का मतलब जानते हैं ना, जो कीट विज्ञान होता है, जो कीट विज्ञान होता है, उसकी प्रयोगशाला में उन्होंने गर्मियों के दौरान किसके, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट रिसर्च है ना, इसके अनुसंधान में इन्हें कीट विज्ञान प्रयोगशाला में भी कार्य करने का चांस मिला, मतलब उसमें भी वर्क करने का चांस मिला इनको। तो जूलॉजी में इन्हें तीसरा स्थान मिला, और इसमें इन्हें क्या मिला कि मतलब जो है कार्य करने का मौका मिला, किसमें बच्चों, एंटोमोलॉजी लैब मतलब प्रयोगशाला में, ठीक है, कीट विज्ञान प्रयोगशाला में इन्हें कार्य करने का भी मौका मिला। किसमें, इस प्रोजेक्ट के बाद में, जब इन्होंने 12 टाइनी स्पॉट्स का कारण ढूंढा था कि आखिर ये क्या करते हैं उसमें, ठीक है, तो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं ऐसा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो है, अब यहाँ पर रेड ही कर लेती हूँ, हाँ, अब क्या बताया गया है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि उसके पहले हम लोगों ने देखा कि जब वो नॉर्मल मतलब ऐसे जाते हैं तो उन्हें कोई भी वो नहीं होता है। फिर उसके बाद मोनार्क और वायसराय बटरफ्लाईज का किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये क्या किया कि प्यूपा, तो इसमें क्या हुआ कि अब उसके बाद बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट बनाया था मोनार्क प्यूपा का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद क्या है देखिए, रिचर्ड कॉन्टिन्यूज हिज रिसर्च ऑन मोनार्क प्यूपा, मतलब उन्होंने जो रिचर्ड थे उन्होंने जारी रखा हिज रिसर्च, अपनी रिसर्च को जारी रखा ऑन मोनार्क प्यूपा, मतलब मोनार्क प्यूपा में ये जो इमेज दिखाई थी ना आपको अभी, तो मोनार्क प्यूपा में अपने रिसर्च को उन्होंने जारी रखा आगे। तो अब वही डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। When Richard was in junior high school, जब रिचर्ड जो है जूनियर हाई स्कूल में थे, तो ही continued his advanced research on the monarch pupa, तो उन्होंने जारी रखा अपने रिसर्च को, अनुसंधान को जारी रखा मोनार्क प्यूपा पर, ठीक है, मोनार्क प्यूपा पर अपने रिसर्च को क्या जारी रखा। फिर आगे क्या है, लेटर बाद में इन हिज सीनियर ईयर, और फिर जो उसके मतलब सीनियर ईयर में जब ये आए, ही ग्रू सेल फ्रॉम मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर, तो इन्होंने क्या किया बच्चों, ही ग्रू, इन्होंने विकसित किया सेल मतलब कोशिका को, फ्रॉम मोनार्क्स विंग मतलब मोनार्क की विंग से,
मतलब उसके पंख से उन्होंने कोशिका को विकसित किया। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या है, ही शोड दैट, और उन्होंने दिखाया कि द सेल वुड डिवाइड, मतलब जो सेल है ना, सेल है वो क्या है, वुड डिवाइड मतलब विभाजित होती है, विभाजित होती है, एंड डेवलप्ड इनटू नॉर्मल बटरफ्लाइज विंग्स, और साधारण तितली के पंख में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है ना, विंग्स स्केल। फिर क्या है, ओनली इफ, लेकिन ये तभी, सिर्फ तभी ऐसा ये होता है कि दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, कि जब ये जो गोल्ड स्पॉट थे ना, वो सुनहरे धब्बे थे, गोल्ड स्पॉट से हार्मोन को फेड करे, मतलब प्राप्त करे, तभी ऐसा पॉसिबल था। तो ये बताया गया यहाँ पर। देखिए अभी कोई भी डाउट नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ कि देखिए रिचर्ड्स स्टडी ऑफ सेल एंड डीएनए। अब रिचर्ड की जो स्टडी थी सेल और डीएनए की, देखिए शॉर्ट में रिचर्ड नाम लिखा हुआ है, उन साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था बच्चों, रिचर्ड एच एब्राइट, ठीक है। तो एब्राइट की जो स्टडी थी, मतलब उनका जो अध्ययन था ऑफ सेल एंड डीएनए, मतलब सेल और डीएनए में जो उनका अध्ययन था, स्टडी थी, तो क्या था देखिए, रिचर्ड ज्वाइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, ज्वाइन आफ्टर समर, मतलब गर्मियों के बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। उसके बाद देखिए इन हिज जूनियर ईयर, और अपने जूनियर ईयर में ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने जब गर्मियों के बाद, उसके बाद जब जैसे अभी हम लोग आप पूरा स्टडी करते हुए आए हैं, तो उसमें क्या था कि गर्मियों के बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, और अपने जूनियर ईयर में ही गॉट द आइडिया, उन्होंने मतलब इस विचार को प्राप्त किया, ऑफ हिज न्यू थ्योरी, अपने नए सिद्धांत के विचार को प्राप्त किया, अबाउट सेल लाइफ, जो कि सेल के जीवन के बारे में थी, है ना। वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। देखिए यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, हार्मोन, ठीक है। तो जब इन हिज जूनियर ईयर, मतलब अपने जूनियर ईयर में जब वो किससे देख रहे थे बच्चों, देखिए वाइल, जब वे लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, जब वो अपने किसके, एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर में एक एक्सरे फोटो को देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि सेल लाइफ से रिलेटेड उन्होंने नए सिद्धांत को प्राप्त किया था। ये है यहाँ पर इसका मतलब, समझ में आया बच्चों। एक बार फिर से देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन हिज जूनियर ईयर, मतलब अपने जूनियर वर्ष में इन्होंने क्या किया कि एक हार्मोन के, देखिए लिखा हुआ है ना, एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटो को देखकर, है ना, देखकर इन्होंने क्या किया कि सेल लाइफ के, मतलब सेल के जीवन के बारे में इन्होंने न्यू थ्योरी, मतलब नए सिद्धांत के विचारों को प्राप्त किया। अब आइए आपको बात समझ में, आगे क्या है देखिए, रिचर्ड एंड हिज कॉलेज रूममेट्स, मतलब रिचर्ड और उनके जो कॉलेज रूममेट थे, मतलब सहपाठी थे, कौन नाम क्या था बच्चों, जेम्स आर वोंग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वर्क ऑल नाइट कंस्ट्रक्टिंग द प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्होंने क्या किया कि मतलब रिचर्ड एंड हिज कॉलेज रूममेट जो थे, कौन, जेम्स आर वोंग, इन्होंने काम किया, सारी रात काम किया, और कंस्ट्रक्टिंग मतलब विचार किया, द प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अणुओं के प्लास्टिक मॉडल्स पर उन्होंने क्या, मतलब उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टिंग किया, मतलब बनाया। तो जो इनके सहपाठी थे जेम्स आर वोंग, यानी कि रिचर्ड एच एब्राइट, और इनके सहपाठी जेम्स आर वोंग, इन दोनों ने मिलकर के सारी रात कार्य किया, ठीक है। कार्य करने के बाद इन्होंने अणुओं के यानी मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल को बना रहे थे, ठीक है। बनाने के बाद देखिए लेटर, बाद में दे टुगेदर रोट ए पेपर एक्सप्लेनिंग दियर थ्योरी, बाद में उन्होंने क्या किया कि साथ में मिल करके उन्होंने पेपर पर दियर थ्योरी, मतलब अपने जो उनकी जो थ्योरी थी उससे क्या क्या एक्सप्लेन किया। अब देखिए इतनी बात यहाँ पर समझ में आई, आगे देखते हैं। हाईएस्ट ऑनर इन हार्वर्ड, अब जो है हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी थी बच्चों, उसमें क्या मिलता है, इन्हें सम्मान मिलता है, ठीक है, इस कार्य के लिए। तो क्या लिखा हुआ है कि रिचर्ड ग्रेजुएट विथ सेकंड पोजीशन इन ए क्लास 1510 स्टूडेंट्स, मतलब जो रिचर्ड थे, है ना, इन्हें एक मतलब 1510
विद्यार्थियों में इन्होंने स्नातक दूसरी पोजीशन मतलब दूसरे स्थान पर क्या किया था, पास किया था। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो रिचर्ड एच एब्राइट थे, इन्होंने 1510 विद्यार्थियों में से दूसरे स्थान से इन्होंने क्या किया था, स्नातक किया था। ठीक है, तो इन इतने बच्चों में से इनका कौन सा स्थान था, दूसरा स्थान था स्नातक का। ठीक है, ग्रेजुएटेड मतलब यहाँ पर स्नातक का बोलेंगे। ओके, ही बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, वो क्या बने, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बने, मतलब एक स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता, है ना, यही बोलेंगे ना, रिसर्चर शोधकर्ता बने। He started experimenting to prove his new theory, तो इन्होंने क्या किया, मतलब he started, उन्होंने शुरू कर दिया experimenting, मतलब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, to prove his new theory, अपने नए सिद्धांत को साबित करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। His theory may create new ways to prevent some type of cancer and other disease, जो कि उनकी थ्योरी थी, क्या थी बच्चों, his theory may create न्यू वेज टू प्रिवेंट, मतलब जो उनकी थ्योरी थी वो देखिए, सम कैंसर मतलब कुछ कैंसर और अदर डिसीजेस मतलब जो अन्य बीमारियां थी उनके प्रिवेंट्स मतलब बचाव के लिए नए तरीके को क्या किया उन्होंने, खोजा। ओके, तो हिज थ्योरी में क्रिएट मतलब एक नए तरीकों को बनाया कि जैसे कुछ कैंसर और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए उन्होंने क्या किया, नए तरीकों को खोजा। अब आगे क्या है बच्चों, देखिए, रिचर्ड एन ऑलराउंडर एंड ए ट्रू साइंटिस्ट, मतलब जो रिचर्ड एच एब्राइट थे वो क्या थे, ऑलराउंडर थे, मतलब हर चीज में वो परिपक्व थे कि मतलब हर चीज को वे जानते थे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उससे बोलेंगे ऑलराउंडर, तो वो बिल्कुल ऐसे थे कि ऑलराउंडर ही थे। ठीक है, ऑलराउंडर थे एंड ट्रू साइंटिस्ट, और एक सच्चे वैज्ञानिक थे, मतलब वास्तविक वैज्ञानिक थे वो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नंबर है बच्चों, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये 12 नंबर था। ठीक है, ये 10 नहीं होगा, 12 नंबर है। तो इसमें क्या है कि मतलब देखिए, रिचर्ड को ऑलराउंडर बताया गया है और एक सच्चे वैज्ञानिक के रूप में बताया गया है, तो वही अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे। देखिए, रिचर्ड वॉज नॉट जस्ट ए साइंटिस्ट, वो एकमात्र सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, ही वॉज एन ऑलराउंडर, वो क्या थे, ऑलराउंडर थे, हर चीज को वो अच्छे से जानते थे। ठीक है, ही वॉज ए चैंपियन डिबेटर, वो एक चैंपियन विवाद करता बोलेंगे ना, डिबेटर जो डिबेट करते हैं, विवाद करता। ठीक है, तो वो एक चैंपियन डिबेटर थे एंड ए पब्लिक स्पीकर, और लोक वक्ता भी थे। तो वो ऑलराउंडर थे, है ना, चैंपियन डिबेटर थे और लोकवक्ता भी थे। ही वॉज ऑल्सो ए गुड कैनोविस्ट, और वो एक अच्छे कैनोविस्ट भी थे। कैनोविस्ट समझते हैं ना, जो नाविक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कैनोविस्ट भी थे एंड एन आउटडोर पर्सन मतलब वो क्या थे, ऐसे व्यक्ति भी थे मतलब जो बाहरी चीज़ों से मतलब रखते थे, है ना, तो ये आउटडोर पर्सन भी थे। फिर उसके बाद बताया गया कि ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट फोटोग्राफर, और वो एक मतलब महान क्या थे, फोटोग्राफर भी थे। आगे है बच्चों, देखिए, मिस्टर वेहरर, अब इनका नाम आया है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में पढ़े थे। तो मिस्टर वेहरर कौन थे बच्चों, एब्राइट्स टीचर थे। प्रेज्ड रिचर्ड फॉर हिज हार्ड वर्क, मतलब मिस्टर वेहरर जो कि रिचर्ड के अध्यापक थे, उन्होंने प्रशंसा किया, किसकी, रिचर्ड की प्रशंसा किया, फॉर हिज हार्ड वर्क, मतलब उनके कठिन ये जो परिश्रम थे उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी प्रशंसा की। ही ऑल्सो प्रेज्ड रिचर्ड्स कॉम्पिटेटिवनेस, ओके, उन्होंने मतलब उसकी भी प्रशंसा की, प्रेज्ड किया मतलब प्रशंसा की, रिचर्ड्स के कॉम्पिटेटिवनेस की प्रशंसा की, विच वॉज जस्ट फॉर द शेक ऑफ डूइंग हिज बेस्ट, विच वॉज जस्ट फॉर द शेक ऑफ डूइंग बेस्ट, जो कि उन्हें मतलब उनका सर्वश्रेष्ठ करने का जो उनका पूरा ये प्रयास था, उसके लिए भी उन्होंने उन्हें क्या किया, मतलब उनकी प्रशंसा की। देखिए, डूइंग हिज बेस्ट मतलब जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था, उसके लिए भी क्या किया, उन्होंने प्रशंसा किया। रिचर्ड हैड ऑल द क्वालिटीज, मतलब उनके अंदर सभी प्रकार के गुण थे, है ना, ऑल क्वालिटीज थी, सारे गुण थे। दैट मेड हिम ए ट्रू साइंटिस्ट, जिसने इन्हें एक सच्चा वैज्ञानिक बनाया। ठीक है, दैट मेड हिम ए
ट्रू साइंटिस्ट, जिससे उन्होंने क्या बनाया, एक सच्चा वैज्ञानिक बनाया। ही हैड ए फर्स्ट रेट माइंड, ठीक है, ही हैड, उनके पास एक फर्स्ट रेट माइंड था। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा थी, एंड ए विल टू विन, विल टू विन मतलब जीतने की इच्छा थी उनके अंदर। फॉर ऑल द राइट रीजन मतलब सारे सही कारणों से उनके अंदर क्या थी, जिज्ञासा थी, जीतने की इच्छा थी, है ना। और फर्स्ट रेट माइंड था, जिसे उन्होंने क्या बनाया, जिसके द्वारा ये क्या बने, एक सफल साइंटिस्ट बने। तो ऐसा ही हम लोगों ने चैप्टर में बड़ा इसको देखिए, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर तो था बच्चों, लेकिन पढ़ा तो है हम लोगों ने पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इस चैप्टर में बच्चों देखिए थोड़ा सा बड़ा था और इंटरेस्टिंग भी था। अगर जो बच्चे शुरू से ऐसा प्रयास किए कि नहीं हमें ये चैप्टर समझना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, ताकि जब जैसे भी क्वेश्चन हमारे सामने अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आता है तो हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर इस उद्देश्य के साथ में आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो यकीन मानिए कि जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग MCQs करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको कितना समझ में आया है। तो ऐसे ही बच्चों हर दिन मेहनत से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।